हेलो एस्पायरेंट। आज है 29 जून और आज हम पीआईबी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनमें से कौन कौन से आज जो जो प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी हैं उसमें से कौन सी न्यूज़ हमारे काम की है, कौन सी नहीं है, और उसका स्टैटिक पार्ट हम साथ में ही तैयार करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब आज की सबसे पहली प्रेस विज्ञप्ति क्या जारी की गई? आज जो जारी हुआ उसमें सबसे पहली थी कि भारत के राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह 2 में विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। यानी अब एक चीज़ निकल के क्या आती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि रक्षा अलंकरण समारोह किसमें दिए पुरस्कार? तो रक्षा अलंकरण समारोह में क्या हुआ, पुरस्कार दिए गए हैं। अब जो रक्षा अलंकरण समारोह है ये क्या है? इसमें सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होते हैं। ये कौन से पुरस्कार होते हैं? ये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार हैं। याद रखना है कि जो रक्षा अलंकरण इस पुरस्कार हैं, समारोह हुआ, इसमें सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार दिए जाते हैं। अब क्या ध्यान देना है आपके एग्जाम के लिए कि जो रक्षा अलंकरण समारोह है, ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। ये राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं एक चीज़। अब राष्ट्रपति द्वारा क्यों दिए जाते हैं? कि जो राष्ट्रपति जी हैं ये भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं। यानी जो भारतीय सशस्त्र बल हैं इसके सर्वोच्च कमांडर कौन है? इसके सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? इसके सर्वोच्च कमांडर हैं राष्ट्रपति जी। तो ये क्या है? सर्वोच्च कमांडर है, इसलिए इन्हीं के द्वारा दिए जाते हैं। आगे देखते हैं हम पुरस्कार से रिलेटेड क्या देखते हैं, कुछ स्टैटिक चीज़ें देखते हैं। जैसे जो संविधान का हमारा आर्टिकल नंबर 18 यानी आर्टिकल 18 जो है, क्या है? आर्टिकल 18। तब आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है कि जो सैन्य और शैक्षणिक पुरस्कार हैं इनको उपाधि नहीं माना जाएगा। क्या होगा? जो सैन्य और कौन से पुरस्कार? शैक्षणिक पुरस्कार। तो सैन्य और शैक्षणिक पुरस्कारों को क्या है? उपाधि नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जितने पुरस्कार हैं सबको क्या समझा जाएगा? एक उपाधि है। यानी इनके आगे या पीछे अपने नामों के आगे आप इनका यूज कर सकते हैं। अब ये सैन्य और शैक्षणिक पुरस्कार जो है इनका आप क्या कर सकते हैं? नाम के आगे यूज कर सकते हैं। नाम के आगे क्या कर सकते हैं? इनका इनका यूज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, अब अगर मान लीजिए आपको अंग्रेजों के समय में क्या हुआ, अंग्रेजों के समय आपको कोई उपाधि मिली जैसे राय बहादुर, तो ये कहते हैं कि राय बहादुर का यूज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको क्या दिया गया है, आपको शैक्षणिक पुरस्कार में डॉक्टरेट की डिग्री दी गई, जब आप पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर की डिग्री मिलती है, तो आप उस डॉक्टर का यूज अपने नाम के आगे कर सकते हैं। ये चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 18 से रिलेटेड कुछ चीज़ें। इसके अलावा आर्टिकल 18 में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? जैसे आर्टिकल में क्या कहा जाता है? आर्टिकल 2, जैसे आर्टिकल 18 का पार्ट 2 क्या कहता है? वो कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक है वो किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो जो विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं लेगा, कोई भी भारतीय नागरिक है अगर वो, तो विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। इसी तरह आर्टिकल 18(3) क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत का क्या है? नागरिक है, ठीक है, तो क्या करेगा? लेकिन राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर है। भारत का नागरिक तो है लेकिन क्या है? किसी राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर है। यानी अगर किसी पद पर है, ठीक है, अगर वह किसी पद पर है तो वो क्या है? उसके लिए वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना, इसकी सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। ये याद रखेंगे। इसी तरह क्या है? आर्टिकल 18(4) है। अब 18(4) में क्या चीज़ है? 18(4) में एक चीज़ आएगी कि जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कोई भी पद पर अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो क्या हो? भारतीय हो, ठीक है, या क्या हो? या विदेशी हो, तो अगर दोनों में से कोई भी है तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। किससे? राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या देखेंगे हम इसमें? अब इसमें तो स्टैटिक की चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लें कि आर्टिकल 18 में जो उपाधियों का अर्थ क्या है, और इसके अलावा क्या देख लिया कि जो रक्षा अलंकरण समारोह या सर्वोच्च सैन्य समारोह होते हैं, पुरस्कार होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने सेशल्स जो है, सेशल्स के 50वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। यानी सेशल्स ने गोल्डन जुबली जो अपना मंगाया है, इसे क्या 50 वर्ष पर मनाते हैं जो। तो इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है? इसमें पार्टिसिपेट किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरी चीज़ें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट वो क्या? सेशल्स की लोकेशन। ये तो एक न्यूज़ हो गई, तो न्यूज़ से सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किस देश के
50वीं वर्षगांठ समारोह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया, तो सेशल्स हो गया। अब सेशल्स की लोकेशन कहाँ है? तो सेशल्स पहली बात याद रखें एक द्वीपीय देश है, यानी समुद्र महासागर के बीचों बीच में स्थित है। किसमें है? तो ये इंडियन ओशियन जो है, इंडियन ओशियन में स्थित है। आगे देखेंगे क्या है कि एक 115 द्वीपों का समूह है। ये टोटल क्या है? 115 द्वीपों का एक समूह है सेशल्स। और इसकी जो कैपिटल है, उसके कैपिटल का नाम क्या है? इसके कैपिटल का नाम है विक्टोरिया। और विक्टोरिया कहाँ है? तो विक्टोरिया इसी का एक आइलैंड है, माहे आइलैंड। माहे आइलैंड पे इसकी क्या है? इसकी कैपिटल विक्टोरिया स्थित है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें याद रखें? जैसे सेशल्स के राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखना है। तो जो सेशल्स के क्या है राष्ट्रपति हैं, इनका क्या नाम है? तो सेशल्स के राष्ट्रपति का क्या नाम है? डॉक्टर पैट्रिक हरमनी, ये याद रखेंगे। डॉक्टर पैट्रिक हरमनी, ये कौन है? सेशल्स के राष्ट्रपति हैं, तो इनको याद रखेंगे। अब जो सेशल्स है ये भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंस रखता है? तो जो भारत का एक विजन चलता है सागर और महासागर अभियान, जो भारत चलाता है सागर और महासागर अभियान, तो इसमें क्या करता है सेशल्स जो है उस विजन के साथ मिल करके भारत की मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर देखेंगे तो सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि सेशल्स की राजधानी ध्यान रखना है विक्टोरिया है, और जो अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाया है इस पर तो भारत के कौन शामिल है? तो भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इससे। अगला आर्टिकल क्या पब्लिश किया गया? अगला आर्टिकल आया कि जो राज्यसभा के सभापति हैं कौन है? श्री श्री सीपी राधाकृष्णन जी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने राज्यसभा के जो सदस्यों को, पुनर्निर्वाचित सदस्यों को फिर से एक बार शपथ दिलाई। ठीक है, तो ये तो न्यूज़ हो गई। न्यूज़ में तो जो लोग होंगे तो वो होंगे, तो उनका नाम तो कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, पर क्या पूछा जा सकता है? राज्यसभा के बारे में स्टैटिक की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये स्टैटिक की जानकारी लेनी है तो इसके बारे में हमें क्या जानकारी? तो जो भारतीय संविधान का क्या है? आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 कहता है, और इसके साथ एक आर्टिकल और जो आर्टिकल लीजिए आप, आर्टिकल 89। तो 64 और 89 मिल करके दोनों क्या बताते हैं? ये बताएंगे कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है ये क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? पदेन सभापति ये होगा भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये हो गई पहली चीज़। किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 64, आर्टिकल 89। ठीक है, आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे कि जो शपथ दिलाई जाती है संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले क्या करता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करता है। अब व्यवहारिक रूप में देखा यह जाता है कि जो राज्यसभा में ये दायित्व है राष्ट्रपति की ओर से कौन निभा पाता है? सभापति निभाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की ओर से सभापति या उनकी उपस्थिति में क्या? उपसभापति। ठीक है, तो जो संसद के सदस्य हैं शपथ लेते हैं तो आमतौर पर क्या होता है कि राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन जो राज्यसभा के मामले में है, जहाँ व्यवहारिक रूप में क्या दर्ज है, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति इस समय किस पद पर कार्य करते हैं? इस समय सभापति के रूप में कार्य करते हैं, तो इनको शपथ कौन दिलाता है? सभापति दिलाता है। अब जिनकी शपथ का प्रावधान है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो इनकी शपथ है ये संविधान के किस अनुसूची से थे? थर्ड अनुसूची। संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसमें इनकी शपथ से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और तो ये हो गई चीज़ें जो हमारे स्टैटिक से रिलेटेड हैं कि शपथ कौन दिलाता है, क्योंकि शपथ दिलाने की चर्चा है तो शपथ तीसरी अनुसूची में है, तो याद रखना है कि शपथ हो गई। एक चीज़ आई कि जो राज्यसभा के सभापति हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो संविधान सदस्यों की अगर पूछे कभी शपथ भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में वर्णित है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। किसमें दिया? आर्टिकल 64 में दिया गया है। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे हम कि जो सभापति होता है ये राज्यसभा में होता है, तो राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में एक होता है सभापति। इसी तरह जब लोकसभा की बात आती है तो वहाँ आती है अध्यक्ष, तो लोकसभा में अध्यक्ष होता है। तो इनकी शक्तियाँ देख लेते हैं, किन मैटर पे इनकी दोनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, तो जो धन विधेयक होता है, अगर एक विधेयक है धन विधेयक, ठीक है, तो धन विधेयक किससे संबंधित होता है? कर के आरोपण से, कर के निष्पादन से, कर हटाना, कर लगाना, इन सब चीज़ों से संबंधित कौन सा विधेयक होगा? धन विधेयक। तो जब धन विधेयक होता है, धन विधेयक को प्रमाणित कौन कर सकता है? वो केवल लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है, राज्यसभा सभापति इसमें शक्ति नहीं होती, तो ये याद रखेंगे। जो धन विधेयक है इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ये करेगा, और सभापति इसके नहीं कर सकता। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 108 है। 108 में क्या कहता है? संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, उसमें राज्यसभा के सभापति की पावर नहीं होती है। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान दे लेनी है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट हो गया। अगली न्यूज़ क्या है? अगला आया खेत बचाओ अभियान।
तो जो खेत बचाओ अभियान का समापन समारोह है, इसमें शिवराज सिंह शामिल हुए और क्या कहा गया है कि ये 1 महीने की देशव्यापी मुहिम के समापन पर हरियाणा के बावल रेवाड़ी में होगा समारोह। यानी क्या चीज़ ध्यान देनी है इसमें, खेत बचाओ अभियान क्या है, एक अभियान चलाया गया है, लगभग 1 महीने चला है। शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो इस अभियान की शुरुआत की गई थी, अब क्या हुआ है कि जो इस अभियान का समापन समारोह है वो कहाँ किया जा रहा है, तो हरियाणा के बावल में किया जा रहा है, हरियाणा के रेवाड़ी या बावल में किया जा रहा है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से क्योंकि खेत बचाओ अभियान है नहीं मृदा से रिलेटेड है, तो मृदा से रिलेटेड हम क्या कर लें, कुछ चीज़ें और कर लें, क्या क्या, जैसे एक योजना शुरू की थी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है, ये कब शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी 2015 में। 2015 में क्या देखी गई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई, और जो इसका नारा दिया गया वो दिया गया स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या नारा दिया गया, स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है। अब इस योजना का उद्देश्य था कि किसानों को उनके मिट्टी में पोषक तत्वों की जानकारी दे दी जाए, कितनी जानकारी, एग्जैक्ट जानकारी दी जाए, ताकि इस खाद का यूज करें, इस कीटनाशक का यूज करें, ये चीज़ें यूज करें, इन चीज़ों का अति उपयोग ना करें, ये सब जानकारी देने के लिए क्या हुआ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई। इसी तरह एक योजना शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना। अब जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना था, तो क्या शुरू किया गया, परंपरागत कृषि विकास योजना। ये क्यों शुरू की गई, ये शुरू की गई कि जैविक कृषि और जो नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक कृषि है, इसको बढ़ावा दिया जाए, और रसायन मुक्त कृषि को क्या हो, रसायन मुक्त कृषि, रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा दिया जाए, यानी रसायनों का प्रयोग कम किया जाए, ये चीज़ें थी, ठीक है। अब इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी इससे रिलेटेड। उसमें क्या कहा गया था कि प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का सिद्धांत किस फसल से, किस योजना से है, तो वह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। आगे अगर देखेंगे इसमें, तो ये याद रखेंगे कि ये योजना का समापन कहाँ पर किया गया, तो क्या हरियाणा के रेवाड़ी। अगला देखते हैं कि अगला क्या है, अगला है कि भारत ने उत्तरी अमेरिका के समर फैंसी फूड शो, तो समर फैंसी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया, तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है। 2026 में अब तक के सबसे बड़े भागीदार का रिकॉर्ड बनाते हुए इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। यानी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो समर फैंसी फूड शो में किया गया है। ये कहाँ आयोजित हुआ, तो उत्तर अमेरिका में आयोजित किया गया, ठीक है। क्या कहा जाता है, इंडिया पवेलियन में भारतीय आम के 6 उच्च गुणवत्ता निर्यात किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। अब जो समर फैंसी फूड 2026 में बासमती चावल से बने व्यंजनों ने भारतीय चावल की विविधता को प्रदर्शित किया है। तो क्या चीज़ें देखेंगे इसमें, भारत आम के कितनी, आम के कुल 6 उच्च गुणवत्ता वाली निर्यात किस्मों का प्रदर्शन हुआ, यानी आम की कितनी प्रजातियां दिखाई गई, 6। ये कहाँ हुआ, उत्तरी अमेरिका में। और इंडिया पवेलियन का उद्घाटन नहीं है, तो इंडिया पवेलियन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, जैसे कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो हम पहले बता दिए, इसका आयोजन कहाँ हुआ, उत्तरी अमेरिका में हुआ, ठीक है। ये याद रखना है कि समर फैंसी फूड शो का आयोजन कहाँ हुआ, तो उत्तरी अमेरिका में हुआ। और इंडिया पवेलियन का उद्घाटन इसी से संबंधित है, ठीक है, तो इंडिया पवेलियन इससे संबंधित हो जाएगा। अब इसमें जो है क्या दिखाई गई, इसमें 6 आम की गुणवत्ता दिखाई, 6 आम की प्रजातियां दिखाई गई, जो उनकी किस्में हैं वो दिखाई गई हैं, ठीक है। तो आगे क्या देखेंगे कि जो इस चीज़ में से शामिल एक संस्था है, वो संस्था कौन सी है, जो भारत में इन सब चीज़ों का निर्यात को बढ़ावा देती है, उस संस्था का नाम है एपेडा। एपेडा एक संस्था है जो अनाज के निर्यात को, अनाज है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद हो, तो इनका निर्यात कौन करता है, तो एपेडा नामक एक संस्था करती है। अब ये संस्था जो है, इसकी स्थापना 1986 में की गई है। कब की गई है, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। तो एक स्टेटूटरी बॉडी है, एक सांविधिक निकाय है, ये याद रखेंगे कि यह क्या है, ये एक सांविधिक निकाय है, यानी स्टेटूटरी बॉडी है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये किस मिनिस्ट्री में काम करते हैं, तो काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। ये नहीं लगाना देना है कि फार्मर एंड एग्रीकल्चर में काम करते हैं, नहीं, ये किस में काम करते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं। आगे देखेंगे कि जो आम की अंतर्राष्ट्रीय अभी ये किस्में की गई हैं, इसमें निर्यात की गई, जिनका प्रदर्शन किया गया, उसमें से कुछ किस्मों के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, जैसे अल्फांसो। अल्फांसो कहाँ के है, महाराष्ट्र के है। अल्फांसो क्या है, आम की एक किस्म, ये कहाँ से है, ये महाराष्ट्र से, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसी तरह एक आम आता है दशहरी और चौसा, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश से है। जर्दालू एक आम था, जर्दालू मैंने आपको पढ़ाया था, तो जर्दालू जो है ये कहाँ है, ये बिहार का था। ये चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। तो एपेडा याद रखेंगे किस मिनिस्ट्री में आता है, जो समर फैंसी फूड शो का आयोजन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला है एमपीईडीए, यानी एक पढ़ा अभी एपेडा, अब ये क्या है, एमपीडा, एमपेडा, ये एमपेडा है। अभी एपेडा के बारे में पढ़ा था। अगर कि सी फूड एक्सपो भारत 2026 के दौरान दूसरे राष्ट्रीय सी फूड कौशल ओलंपियाड का आयोजन करेगा। और राष्ट्रीय सी फूड कौशल ओलंपियाड से पहले एमपेडा ने क्या किया, देश भर में 50 सी फूड मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
आगे देखते हैं किस एम्पेटा से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्पेटा की चर्चा की गई है। तो एम्पेटा जो है ये क्या है, इसने क्या किया है, इसने एक आयोजन किया है, आयोजन का नाम क्या रखा है, सी फूड एक्सपो भारत 2026। ये किसने आयोजन किया है, एम्पेटा ने। क्या नाम रखा है, सी फूड भारत एक्सपो 2026। इसका आयोजन किसने किया है, कौन करेगा इसका आयोजन, एम्पेडा। ठीक है, तो एम्पेडा ने क्या किया है, इसका आयोजन किया है। एम्पेडा का पूरा नाम क्या है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ये किससे रिलेटेड है, समुद्री उत्पादों से। तो समुद्री उत्पादों के निर्यात से कौन सी संस्था संबंधित है, एम्पेडा है। ठीक है, इसने एक आयोजन किया है, ये मैंने दिखा दिया आपको। अब इसके बाद कौन सी चीज़ है जो इसमें याद रखनी है, इसमें याद रखना है कि जो एम्पेडा है ये एक वैधानिक संस्था है, ये भी एक स्टेटरी बॉडी है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई 1972 में। 1972 में इसकी स्थापना होती है, ये भी एक स्टेटरी बॉडी है, याद रखना है, यानी सांविधिक निकाय है। कौन सा निकाय है, सांविधिक निकाय है। तो ये चीज़ याद रखनी है हमें। अब जो ये एपेडा की तरह एम्पेडा भी किस मिनिस्ट्री में आती है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आती है। ठीक है, अब इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, नहीं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो याद रखना का है, कोच्चि, केरल। इसका हेडक्वार्टर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ये चीज़ हो गई, ये हम देख लेंगे। इसके अलावा क्या देख लेंगे, इसका मुख्यालय बता ही दिया। सी फूड एक्सपो का आयोजन कौन करता है, एम्पेडा कर रही है, तो ये हो गया। अब इसके बाद का कौन सा आर्टिकल पब्लिश किया गया, इसमें बताया गया कि जो सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट ब्रह्मांक है, सीमा सड़क संगठन को क्या बोलते हैं, बीआरओ। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका प्रोजेक्ट ब्रह्मांक है। तो ये प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ये देखना है किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, प्रोजेक्ट ब्रह्मांक। तो प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ने अपना 16वां क्या मनाया है, स्थापना दिवस मनाया, यानी 16वां स्थापना दिवस मनाया, यानी पुरानी योजना है। इससे एक चीज़ पता कन्फर्म हुई कि प्रोजेक्ट क्रमांक क्या जो है, ये पुरानी योजना है। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि जो बीआरओ है, सीमा सड़क संगठन के बारे में थोड़ा देख लें हम साथ में। सीमा सड़क संगठन, बेल्ट सीमा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कौन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में क्या देखेंगे कि जो इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना पंडित नेहरू के समय की गई थी, और कब की गई थी, 1960 में। 1960 में जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब इसकी स्थापना की गई थी। और जो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था, तब ये जो मंत्रालय मंत्रालय आता था, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के तहत काम करता था। तो कभी पूछ ले बीआरओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये 1900 सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के तहत कार्य करता था। कब, पहले, अब नहीं करता, बाद में इसको किसके अधीन कर दिया गया, तो इसे अब रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। यानी अगर पूछे बीआरओ किसके तहत काम करता है, तो रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, उसमें सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नहीं लगाना है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। अब जो प्रोजेक्ट ब्रह्मांक है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जो दूर दराज के क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। प्रोजेक्ट ब्रह्मांक कहाँ से रिलेटेड है, तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। अरुणाचल प्रदेश में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए क्या शुरू किया गया, प्रोजेक्ट ब्रह्मांक शुरू किया गया है। तो याद इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जैसे एक था प्रोजेक्ट दंतक, वो कहाँ था, वो भूटान में शुरू किया गया। इसी तरह क्या था, प्रोजेक्ट अरुणक, अरुणक कहाँ था, वो अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया था। इसी तरह प्रोजेक्ट वर्तक था, वो भी यहीं पे शुरू किया गया था, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखना है कि बीआरओ जो है किसके तहत काम करता है, तो ये हो गया रक्षा मंत्रालय। और जो 16वां स्थापना दिवस बीआरओ का प्रोजेक्ट हिमांक है, ब्रह्मांक है, ने हमने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया, 16वां है, कहाँ पे मनाया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे क्या देखते हैं, टाइगर पुनर्वास से संबंधित देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, मैंने आपको कल ये वाला आर्टिकल पूरा करा दिया है। कल का जो आपको पीआईबी एनालिसिस करेंगे तो उसमें सेम आर्टिकल मैंने करा दिया है। ठीक है, तो आपका एक काम क्या है, आपका एक काम है कि आप टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़िएगा कि कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, कहाँ उनकी लोकेशन है। ठीक है, ये काम आप जरूर करिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्या है, कैबिनेट ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को गति देने और संस्थागत पूंजी को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष, यानी NIIF के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, जो ये है, ये भारत के बुनियादी, जो भारत सरकार द्वारा देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारत सरकार द्वारा देश का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है उसके क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता देनी है। अब जो ये क्या है, ये इसका पंजीकरण कहाँ होता है, इसका पंजीकरण होता है सेबी के पास। ठीक है, सेबी के पास पंजीकृत है, तो याद रखना कि इसका पंजीकरण कहाँ है, सेबी के पास। अब सेबी के पास इसका पंजीकरण एक क्या किया गया है, वैकल्पिक निवेश कोष की तरह किया गया, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में इसका पंजीकरण हुआ है।
वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में, ठीक है। अब यह क्या है, ये पूरी तरह से सरकार का कोष नहीं, नाम राष्ट्रीय है, पर इसमें 49% शेयरधारिता जो है यही केवल भारत सरकार की है, जबकि 51% शेयरधारिता किसकी है, 51% शेयरधारिता जो है घरेलू और विदेशी संस्थागत की है। जो घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, यानी निवेशकों की कितनी है, 51%, और सरकार की कितनी है, 49%, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या है, जो NIAF है, ये एक मास्टर फंड की तरह काम करता है। मास्टर फंड की तरह कैसे काम करता है, जैसे ये क्या करता है, मुख्य रूप से जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ये मास्टर फंड की तरह काम करता है। मैंने आपको बताया क्या करता है, मास्टर फंड की तरह कार्य करता है। तो कैसे करता है, बोलेंगे इसको समझाओ। तो जो मास्टर फंड है, तो क्या होता है, ये मुख्य रूप से कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों, जैसे कि मान लो अगर बनाना है आपको सड़क, पोर्ट बनाना, हवाई अड्डा बनाना है, तो इनके लिए क्या करता है, सीधे निवेश करता है। इनके लिए क्या करता है, डायरेक्ट निवेश करेगा, और जो पहले से परिचालन में लगभग तैयार है, यानी ऐसी कोई भी योजना है जो पहले से परिचालन में है, लगभग तैयार है उनके लिए, और वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उनमें क्या करता है, सीधा निवेश कर देता है। दूसरा, ये फंड ऑफ फंड्स की तरह भी काम करता है। कैसे करता है, फंड ऑफ फंड्स की तरह। वो कैसे करेगा, ये सीधे परियोजनाओं में निवेश नहीं करता है, उसके बजाय क्या करता है, ये अन्य फंड मैनेजर में निवेश करता है। बहुत सारे फंड प्रबंधक होते हैं जो बुनियादी ढांचे से रिलेटेड, ऐसे ग्रीन एनर्जी, सामाजिक ढांचे, उनमें क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो उन प्रबंधकों यानी उन मैनेजर्स में ये निवेश कर देता है कि वो लोग जाके निवेश करें, ये सीधा निवेश नहीं करेगा। ये हो गया। इसके अलावा क्या देखना है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि NIA की शेयरधारिता 100% सरकार के पास है, गलत नहीं है, 49% सरकार के पास है, ये याद रखना है। और भले ही इसका स्वामित्व क्या है, ये 100% भारत सरकार के संप्रभु कोष वाला स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी साथ में, ये ना हो कि स्वामित्व 100% है, मतलब स्वामित्व वाला वो स्टेटमेंट बना दे और आप मान ले, फिर आपको याद है कि नहीं 49% है। तो हमेशा क्या याद रखना कि 49% इसकी शेयरधारिता सरकार के पास है, इसका 100% स्वामित्व सरकार के पास नहीं है। क्या करता है, ये सेबी के पास वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है। तो ये चीज़ हो गई, मैंने आपको बताई, ये सही है। अगला क्या देखते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने क्या किया है, उन्होंने नवजात शिशु और स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए सुमन रोड मैप। तो बस सीधा क्वेश्चन पूछ लिया अगर कि सुमन रोड मैप किससे रिलेटेड है, तो क्या है, मातृ और नवजात शिशु, मातृ और नवजात शिशु देखभाल से संबंधित है, ठीक है, देखभाल से संबंधित। इसका लक्ष्य 2030 तक का है, ठीक है। तो कब का लक्ष्य हो गया इसका, इसका लक्ष्य हो गया 2030 तक। अब ये सुमन पहल क्या है, सुमन पहल का अगर पूरा नाम देखें तो सुमन का नाम क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। तो याद रखना है कि सुमन पहल का पूरा, सुमन का पूरा नाम सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, याद रखना है। ये कब शुरू किया गया था, तो ये जो सुमन पहले भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी 2019 में, 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये शुरू की गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था, कि इसका उद्देश्य था कि जो मातृ मृत्यु और नवजात शिशु मृत्यु दर को शून्य के स्तर पर लाना है। क्या करना है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इनको क्या करना है, इनको जीरो लाना, ठीक, ठीक है। तो ये इसका लक्ष्य था। आगे देखेंगे कि इसमें और कोई चीज़ अगर जानकारी के लिए हो तो क्या लक्ष्य रखा गया इसमें, 2030 तक क्या लक्ष्य रखा गया कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर को कितना करना है, 70 से नीचे लाना है। तो अगर इसके तहत एक लक्ष्य याद रखना है कि 70 से क्या करना है, नीचे लाना है। क्या नीचे लाना है, वो है मातृ मृत्यु दर को, ठीक है। मातृ मृत्यु दर को क्या करना है, 70 से नीचे लाना है प्रति 1 लाख पर। ये हो गया। तो इसी के साथ ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब कौन सी चीज़ है जो PIB में और निकाली गई, जैसे आरोग्य सेतु 2.0 और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अन्य डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया गया, ठीक है। तो कहते हैं कि 90 करोड़ से अधिक आभा खाते बनाए गए और 100 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जुड़े होने के साथ भारत आज दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम में से एक है। आगे कहते हैं नया आरोग्य सेतु एप्लीकेशन सभी आयु वर्ग के लोगों, माताओं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों और सभी को क्या करता है, एक विस्तृत श्रृंखला तक निर्बाध से बचने में सक्षम बनाएगा। ये हो गया। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ जो जानकारी है, जैसे जो आरोग्य सेतु 2.0 है, ये क्या है, एक पहल है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है। तो अभी क्या है, 90 करोड़ से अधिक खाता बनाए जा चुके हैं। आभा जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, कितने बनाए जा चुके हैं, 90 करोड़ से ज़्यादा बनाए जा चुके हैं। क्या कहता है कि 90 करोड़ से अधिक आभा खाते हो गए हैं, ठीक है। और 100 करोड़ से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा कौन सी चीज़ें हमें देखनी है इसमें, जैसे कि जो आभा खाता होता है, ये क्या होता है, प्रत्येक नागरिक के लिए अगर पूछ ले सिर्फ आभा खाता कितने अंक का होता है, तो एक 14 अंकी खाता है। याद रखेंगे क्या अंकी, 14 अंकी खाता है। और इसमें क्या होता है, एक विशिष्ट नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो जो आभा खातों का नियामक संस्था कौन है, तो इसकी नियामक संस्था की बात करें अगर, तो इसकी नियामक संस्था होगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आभा खातों की नियामक संस्था कौन होगी, तो इसकी नियामक संस्था होगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण,
तो ये याद रखेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण किसकी नियामक संस्था है, तो आभा खातों की है। अब इसके अलावा इसमें कोई जानकारी तो नहीं है जो हमें लगता है काम की है हमारे। अब एक और आगे देखते हैं, अगला आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल निकाला गया है कि ई सुश्रुत क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। ई सुश्रुत क्लिनिक का शुभारंभ किया, ये छोटे क्लिनिकों के लिए सीडैक द्वारा निर्मित, यानी सीधा क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो ई सुश्रुत है, ई सुश्रुत किसके द्वारा बनाया गया, तो बनाया गया सीडैक के द्वारा। किसके द्वारा, सीडैक के द्वारा, ये याद रखना है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है, सीडैक के द्वारा बनाया गया है, यानी सीडैक का पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो सीडैक के द्वारा बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, यह कहता है कि जो देश के छोटे क्लिनिक हैं और एकल डॉक्टर है, उनके लिए क्या करता है, उनको जोड़ना है आपस में। जो छोटे क्लिनिक वाले अकेले अकेले डॉक्टर, इनको सबको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हो गया। तो इस सुश्रुत क्लिनिक का विकास किसने किया, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीडैक के द्वारा। इसके बारे में आपको ये नहीं बताना कि कौन सा जगह ये किस मिशन के तहत काम करता है, तो ये याद रखना है किस मिशन के तहत आता होगा, ये भैया किस मिशन में आएगा, HMI। आप यहाँ पे एक चीज़ लिखिए, इसके अलावा एक चीज़ और है, ये किस मिशन में आएगा, HMI प्रणाली, ABDM। तो क्या कहते हैं ABDM, किसको कहते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत क्या आता है, काम करता है, ठीक है। आगे देखेंगे ये क्या हुआ, ये सब पीआईबी में जानकारियां निकालते हैं, तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन का इंतजार करना है कि पीआईबी के आर्टिकल से सीधा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाए। तो जैसे पूछा जाएगा ई सूरत, अभी सूरत का विकास किसने किया, सीधा सीधा हिसाब किताब है। आगे देखेंगे कि जगत प्रकाश नड्डा जी ने क्या एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस UHI लॉन्च किया। क्या किया, UHI बनाया। तो UHI क्या है, UHI जो है एक कोई एक ऐप नहीं है, बल्कि एक है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है पूरा। अगर कभी लगे आपको UHI के बारे में, तो UHI क्या है, कोई ऐप नहीं है। जैसे ऐप होते हैं, कोई ऐसा ऐप नहीं है, बल्कि एक पूरा क्या है, ये पूरा एक नेटवर्क है। अगर वर्तमान में मान लो यदि कोई मरीज है और उसे किसी एक विशिष्ट ऐप पर क्या है, वह केवल उसी ऐप से जुड़े डॉक्टरों से परामर्श कर सकता है। यानी मान लीजिए वर्तमान में क्या है, एक मरीज है, कोई भी मरीज है, कोई भी पेशेंट है, तो क्या करता था, वो करता है एक मरीज जो किसी एक ऐप पे है, उसी से जुड़े डॉक्टरों से क्या कर सकता था, कनेक्ट कर सकता था। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इंटरऑपरेबिलिटी नहीं थी इसमें, यानी वो किसी एक ऐप पर ही एक डॉक्टर से कनेक्ट कर सकता था। तो UHI के आने के बाद यह सीमा जो है समाप्त हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, मरीज किसी भी ऐप का उपयोग करके पूरे नेटवर्क में उपलब्ध कितने भी डॉक्टर, जैसे एक नेटवर्क है ना, तो नेटवर्क में बहुत सारे डॉक्टर होंगे, तो उनमें से किसी भी डॉक्टर के साथ क्या कर सकता है, वो अपना संपर्क कर सकता है और अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। तो इसीलिए क्या किया गया है, UHI लॉन्च की गई। तो UHI क्या है, UHI एक ऐप नहीं है, पूरा एक नेटवर्क है। इसमें क्या कहेगा कि जो मरीज होता है वो किसी भी डॉक्टर से नेटवर्क पर उपलब्ध किसी भी डॉक्टर के साथ अपना संपर्क स्थापित कर सकता है। ये हो गया। तो UHI आपको पता चल जाए, UHI का अगर पूछे कि UHI का उद्देश्य क्या है, तो जो भारत में स्वास्थ्य सेवा है, तो स्वास्थ्य सेवा के बीच क्या करना है, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ानी है। क्योंकि पहले क्या था, पहले सिर्फ एक ऐप पे एक डॉक्टर से कनेक्ट हो सकती थी। अब इसका नियामक निकाय कौन है, तो इसका नियामक निकाय है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। कौन सा इसका नियामक निकाय है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इसका नियामक निकाय क्या है, NHA है। NHA राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण क्या है, इसका नियामक है। ये हो गया। अगला देखते हैं कि अगला क्या है। अगला आर्टिकल है कि जो JP नड्डा जी ने क्या किया, आज क्या किया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में सुमन रोड मैप। अभी सुमन रोड मैप के बारे में आपको बता दिया, जो सुमन रोड मैप का है कौन सा, 16वां सम्मेलन का, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा इसमें आपको कौन सी चीज़ कोई छूट गई थी, मैंने आपको इसका लक्ष्य बता ही दिया था। 2030 तक इसका क्या लक्ष्य था, 2030 तक लक्ष्य था कि जो मातृ मृत्यु दर है वो क्या करना है, मातृ मृत्यु अनुपात क्या करना है, 70 से कम करना था, ठीक है। एक चीज़ हो गई थी। दूसरा कि जो 2030 तक और क्या करना था, जो शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 पर कम करके 12 तक। हाँ, ये क्या है कि जो नवजात शिशु मृत्यु दर को 2030 तक एक लक्ष्य और है कि नवजात शिशु मृत्यु दर जो है, इसको क्या करना है, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कम से कम 12 तक, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को 25 तक करना है। यानी नवजात को 12 तक करना है, और जो 5 वर्ष से कम के लिए देखना है तो उसके लिए 25 तक करना है, ठीक है। तो ये याद रखना। 2000 तक मातृ मृत्यु दर को क्या करना था, इसको 70 से कम करना था। ये हो गया। ये आपको पूरा करा दिया था मैंने, तो इसमें कोई चीज़ है नहीं जो मैं आपको अब कराऊँ। अगला क्या है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है, श्री अमित शाह जी हैं। इनकी उपस्थिति में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आज राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर। सीधा क्वेश्चन पूछना है, यमुना जल परियोजना पे कौन किन दो राज्यों के साथ समझौता किया गया है, तो समझौता किन के बीच हुआ, राजस्थान और हरियाणा, बस। अब इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है ये पूरी न्यूज।
तो राजस्थान और हरियाणा के बीच समझौता हुआ, किस चीज़ को लेकर हुआ कि यमुना जल परियोजना का निर्माण और कार्यान्वयन कौन करेगा, ठीक है। तो इसके बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ है। आगे देखेंगे, शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास विकास सम्मेलन में विकसित भारत का साझा रोड मैप जारी किया गया है। तो अब क्या देखना है इसमें कि जो ग्रामीण विकास के मुख्य आयाम कौन कौन से होते हैं, तो ग्रामीण विकास में क्या होता है, एक 3E का कॉन्सेप्ट लाया गया कि 3E के फार्मूले पे हम इनका डेवलपमेंट करेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं 3E में, 3E के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें 3A मॉडल था, जिसमें था इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी देना है, और दूसरी चीज़ें क्या थी कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करेंगे और एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या लाया गया, बीबी ग्राम जी योजना भी बनाई गई, ठीक है, जो पहले का मनरेगा का एक विकसित रूप है। तो जो ये क्या कहते हैं, ग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें ग्राम के बारे में थोड़ा स्टैटिक जानकारी, तो क्या क्या जानकारी है हमारे पास ग्राम के बारे में। ग्राम के बारे में देखें तो 73वां संविधान संशोधन जो है, 73वां संविधान संशोधन 1992 का है, ये क्या कहता है, ये किससे, पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड है, जो विकेंद्रीकरण है, यानी शासन का क्या है, विकेंद्रीकरण की बात करता है। तो ग्राम पंचायत विकास के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है। और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं उसमें चर्चा की गई, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इसमें कोई स्टैटिक की चीज़ जो आपकी जानकारी क्यों नहीं, इसके अलावा तो आपको कोई जानकारी की चीज़ नहीं है। ये कार्यक्रम है जिसके बारे में आपको जानकारी हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे देखते हैं कि टीम इंडिया ने क्या किया, ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में क्या किया है, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित 5 पदक जीते। 48वीं वर्ल्ड स्किल संघाई की तैयारियों को मजबूती मिली। आगे क्या कहता है, टीम इंडिया ने ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में, ग्लोबल स्किल चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में, यानी कहाँ आयोजन किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। तो सीधा क्वेश्चन, ग्लोबल स्किल चैलेंज का आयोजन कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अब इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, 5 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक जीता है भारत ने, हाँ, तो 3 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। इसका आयोजन कब हुआ, तो इसका कहता है 23 से 29 जून 2026 तक हुआ है। आगे देखते हैं इसमें किसने, भारत, चीन, अमेरिका सबने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। वह कहता है कि टीम इंडिया का प्रदर्शन इस वर्ष के अंत में संघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता, तो अभी पूछे कि वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता कहाँ होनी होगी, वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता कहाँ पर प्रस्तावित होना, तो है संघाई में होगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी जानकारी। तो 3-4 चीज़ें जो इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से, जैसे ग्लोबल स्किल चैलेंज कहाँ किया गया, 2026 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें भारत ने पदक जीते, टोटल भारत ने 5 पदक जीते, 3 तो स्वर्ण ही जीते हैं। आगे क्या कहता है कि इस वर्ष संघाई में क्या होगा, संघाई में होगी वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता। तो वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित होगी, संघाई में होगी। ये चीज़ हम देख लेंगे, ठीक है। और कब से कब तक आयोजन किया गया, तो 23 से 29 जून तक किया गया था, ये हो गया। और इसके अलावा कोई चीज़ इस टॉपिक से, बस ये हो गया इससे पूरा, ये पूरे आर्टिकल से ही जो जो जानकारियाँ थी। अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि 20वां सांख्यिकी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ये आर्टिकल मैं आपसे पहले एक ऐसा आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूँ। क्या कहा जाता है कि जो 29 जून को है, 29 जून को क्या मनाते हैं हम, 29 जून को मनाते हैं सांख्यिकी दिवस। क्या मनाते हैं, 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब, 29 जून को, किसके उपलक्ष्य में, तो पीसी महालनोबिस जो थे उनकी क्या थी, पीसी महालनोबिस के इसका प्रणेता मानते हैं, पीसी महालनोबिस को इसका प्रणेता मानते हैं, और 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। क्या कहते हैं, जो पीसी महालनोबिस है उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका ढांचा किसने तैयार किया था, पीसी महालनोबिस जी ने तैयार किया था। इन्होंने क्या किया था, सेकंड 5 ईयर प्लान का ढांचा तैयार किया था, पूरा ढांचा तैयार किया इसका। और क्या किया कि जो इस मॉडल में सेकंड पंचवर्षीय योजना, इसमें कहाँ पे जोड़ दिया गया था, इसमें भारी उद्योगों पर, हैवी इंडस्ट्री पे क्या दिया गया था, जोड़ दिया गया था। तो ये याद रखना है कि हैवी इंडस्ट्री पर बल किसमें दिया गया था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में दिया गया था, ठीक है। आगे कहते हैं एसडीजी प्रकाशनों का विमोचन किया है। तो ये 20वें सांख्यिकी दिवस 29 जून 2026 को मॉस्पी मंत्रालय आ गया, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, निम्नलिखित प्रकाशनों का विवेचन के कौन कौन से प्रकाशन निकालेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निकाला गया है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाली गई है, और क्या निकाला गया, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई। और क्या निकाला गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ट्रांसफार्मिंग लाइफ्स इंडियाज अचीवमेंट अंडर द पीपल डायमेंशन ऑफ स्टडीज, ये जारी किया गया है। तो ये चीज़ें हो गई। जैसे एस डी जी इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है, तो नीति आयोग निकालता है। अब नीति आयोग जो होता है इसे कैसे तैयार करता है, तो जो मॉस्पी द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है, इसमें क्या होता है, नीति आयोग द्वारा जारी होता है, और मॉस्पी जो संस्था है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तैयार और प्रकाशित होता है। इसके साथ में एक संस्था मिलकर और कौन काम करती है, वो संस्था कौन सी है, तो नेशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो पूछ ले कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 29 जून को, और ये कौन सा था, ये 20वां था।
और जो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित ये कौन सी रिपोर्ट है? नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। कौन से? नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन निकालता है? तो मॉस्पी निकालती है। मॉस्पी क्या है? सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा क्या केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने डॉक्टर मनसुख मांडविया ने क्या किया? गांधीनगर में एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। तो अगर सीधा क्वेश्चन पूछे एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह आयोजन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। भारत ने अपने एबीसी पुरुष वॉलीबॉल कप में पूल चरण में पराजित रहने के बाद कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। कांस्य पदक भारत ने जीता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि पुरुष वॉलीबॉल टीम ने 60वें से 42वें स्थान पर पहुंच गई है। कौन सी? भारत। वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गए? 42वें स्थान पर पहुंच गए। ये याद रखेंगे। भारत ने पहली बार एबीसी पुरुष बोर्ड की सफल मेजबानी करके, इस बार की मेजबानी किसने की? भारत ने की। कहाँ पे आयोजन हुआ? तो गुजरात, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे हम। ये हो गया। अब इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें पढ़नी है हमें? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजन हुआ। भारत ने कौन सा पदक जीता? आपको बता ही दिया। कहाँ से पदक जीते? भारत की रैंकिंग क्या हो गई है? तो 42 हो गई। एक मंच है किसान सारथी मंच। क्या कहा गया है कि किसान सारथी जुलाई 2021 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? जुलाई 2021 में। ये भारत का विशालतम एकीकृत डिजिटल कृषि परामर्श मंच, यानी कृषि से संबंधित इस पर परामर्श किया जाता है। ये किसानों को समय पर प्रमाणिक और बहुभाषिक कृषि परामर्श उपलब्ध कराता है। ये क्या करता है? किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है और मौसम संबंधी अपडेट देता है, ठीक है। आगे क्या कहता है कि इस मंच का क्रियान्वयन भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाता है। और ये किस मंत्रालय के पहले? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, मीटी प्लस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, फार्मिंग एंड किसान फार्मर, तो इससे संबंधित ये क्या है? मंत्रालय है। तो एग्रीकल्चर फार्मर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है इससे संबंधित है, प्लस मीटी से संबंधित है, यानी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो ये याद रखना है, ठीक है। किसकी संयुक्त पहल है? इनकी है। आगे इस मंच का क्रियान्वयन कौन करता है? तो आगे बताया आपको क्रियान्वयन कौन करता है। ये किसानों को क्या करता है? कृषि परामर्श मंच देता है। इसके अलावा क्या जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में कुछ चर्चा की गई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में क्या क्या चर्चाएं की गई हैं, अगर उसकी हम बात करें तो कुछ चीज़ें और देखते हैं। जैसे क्या कहा गया है यहाँ पे? कहा गया है कि जो इसका आधार वर्ष है वो 2022-23 के आधार वर्ष के लिए मई 2026 के लिए अखिल भारतीय औद्योगिक सूचकांक उत्पादन सूचकांक का अनुमान निकाला गया। मॉस्पी ने क्या किया है? ये सब डेटा दिया हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे जो ये होता है आईआईपी, आईआईपी क्या है? आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक है। तो जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है इसका नया आधार वर्ष याद रखना है क्या है? 2022-23 है। तो 2022-23 किसका आधार वर्ष है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है, ठीक है। अब क्या कहा जाता है कि जो आईआईपी की गणना में संशोधन के लिए डब्ल्यूपीआई की जगह किस इंडेक्स को डिफ्लेटर माना गया? इसमें पहले डब्ल्यूपीआई को क्या माना जाता था? डिफ्लेटर मानता था। तो डब्ल्यूपीआई को हटा के, अब डब्ल्यूपीआई को हटा के क्या क्या इसने पीपीआई को, उत्पादक मूल्य सूचकांक को अपना डिफ्लेटर माना है। ये याद रखेंगे कि डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई को क्या माना है? अपना डिफ्लेटर मान लिया है। आगे देखेंगे इसमें कौन सी चीज़ें हैं। इसमें कुछ चीज़ें और देखें, जैसे हम, तो आईआईपी में क्या है? आईआईपी में कुछ वर्ग 3 क्षेत्र शामिल हैं मुख्य रूप से। इसमें 3 सेक्टर शामिल किए गए हैं। 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? एक है खनन, खनन का मतलब माइनिंग। एक सेक्टर है विनिर्माण, और एक सेक्टर कौन सा है? विद्युत। तो ये 3 सेक्टर हो गए, खनन, विनिर्माण और विद्युत। ये 3 सेक्टर इसमें शामिल है। जो विनिर्माण का इसका भारांश क्या है? सबसे अधिक है। सबसे भारांश इसका है तो विनिर्माण का याद रखना है। ये चीज़ याद रखनी है। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर है, यानी आईआईपी के भीतर 8 जो मुख्य कोर उद्योग है उनका कुल भारांश लगभग 40% है। जो 8 सेक्टर हैं, 8 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, उनका कुल भारांश क्या है? 40% के आसपास। अब इनका क्या है? अगर इनको हम एक क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है इसमें? सबसे ज़्यादा जो 8 सेक्टर हैं, उनके 8 के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम, क्योंकि उनका क्रम पूछा जा चुका है कई बार। तो जैसा सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है रिफाइनरी उत्पाद। फिर रिफाइनरी उत्पाद से कम भारांश इसका है। उसके बाद आती है बिजली, यानी इलेक्ट्रिसिटी हो गया। बिजली के बाद कम किसका है? स्टील का है। स्टील के बाद किसका कम है? कोयले का है। कोयला के बाद क्या आएगा? कच्चा तेल आएगा। कच्चा तेल के बाद क्या आएगा? प्राकृतिक गैस आएगा, यानी नेचुरल गैस आएगी। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगी सीमेंट। सीमेंट आएगी। सीमेंट के बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा उर्वरक, यानी सबसे कम भार किसका है? उर्वरक का है। सबसे ज़्यादा किसका है? रिफाइनरी उत्पाद का है। तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा के बारे में कुछ चीज़ें, तो ग्राम सभा का स्टैटिक पार्ट मैंने अभी कराया था आपको, थोड़ा बहुत और आपको बता दूं। पंचायती राज से संबंधित चीज़ें, जैसे
तो जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या 2 नए भाग जोड़े जाते हैं। भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 के साथ क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची। अब 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, कई बार पूछा गया, तो 29 विषय हैं। 29 विषय किसमें, 11वीं अनुसूची में है। तो अगर ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई इसकी, तो आर्टिकल नंबर कितने में, 243 बी में क्या कहा गया है कि ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। वहाँ कहा गया कि यह ग्राम स्तर पर पंचायतों के क्षेत्र के भीतर क्या है, शामिल किसी गांव से संबंधित जितने निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट में जितने पंजीकृत व्यक्ति हैं उनको मिला करके एक निकाय बनाया जाता है। तो ये हो जाएगा ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो हमें आनी चाहिए। अब ये है, इसी के साथ क्या होता है, ये पूरा आर्टिकल आज का पीआईबी का डिस्कशन समाप्त होता है। यहाँ से जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं आपको करा देता हूँ कि सीधा क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाए तो आप कर सकें। बाकी थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप इस सीरीज का अच्छे से यूज करिएगा, इसका रिवाइज करिएगा। आप 1 से 2 बार ये वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीज़ें वहीं पे याद हो जाएंगी। थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।